चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, और वो होमवर्क क्या है बता देता हूँ आपको। वो होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क आपके लिए क्या है। क्वेश्चन 4 करने के बाद 3 और 5 ये आपको होमवर्क में करना है। 4 मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन RTP नवंबर 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखो क्या है। एज ऑफ 30th September 2019 द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन अ फर्म्स कॉस्ट लेजर विच इज मेंटेन्ड सेपरेटली ऑन अ डबल एंट्री बेसिस। ठीक बात है, डन। आपको बैलेंसेस दिए हैं, स्टोर लेजर का बैलेंस दिया है, WIP का बैलेंस दिया है, फिनिश गुड का बैलेंस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया है, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको ये इतने सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इन ट्रांजैक्शन की डबल इफेक्ट देते हुए चलना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो आप हर ट्रांजैक्शन की एंट्री भी पास करें तो अच्छा होगा। ठीक है, आपसे बोला है कि ये सारे लेजर्स आपको बनाने हैं। ठीक बात है, तो आपसे बोला गया है कौन कौन से लेजर बनाने हैं। कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल और ट्रायल बैलेंस। क्या नहीं पूछा है आपसे? आपसे CPL बनाने को नहीं कहा गया है। ठीक है, ओके। दो बातें जो ज़रूरी है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, वो कौन सी हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस इसमें दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी आती है, उसको ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पीरियड। मतलब जैसे मान लो आपका अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है। ठीक है, तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है सपोज, है ना। तो एक तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि भाई आप CPL में भेज दो, एक और ऑप्शन क्या है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, मतलब क्या करो, CD BD करते चलो। ठीक बात है, इस बार CD अगली बार फॉरवर्ड हो जाएगा वो आगे नेक्स्ट पीरियड के लिए, है ना। इसमें होता क्या है, फ़ायदा ये होता है कि ठीक है यार, इस साल अंडर रिकवरी थी तो अगले साल रिकवर हो जाएगा। ठीक, इस साल कम रिकवर कर पाए थे, अगले साल ज़्यादा रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम चलता है। नहीं तो नॉर्मली आप सोचो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ये तो एक खर्चा है, खर्चे का तो बैलेंस होना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है, तो बैलेंस है, इसका मतलब ये कि इसमें ट्रीटमेंट कौन सा होता है, CD BD वाला चलता है। तो इसका क्रक्स ये निकला कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे और उसमें कुछ भी अगर बैलेंस बचता है तो उसको हम CD लिख कर छोड़ देंगे, उसे CPL में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसा हमें करना है। ठीक बात है। एक और बात, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाएंगे जो कि उन्होंने पूछा है, तो वो जब हम बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल का जो नेट बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है, CPL में। भाई कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ ट्रांसफर होता है, CPL में। लेकिन हम CPL में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि हमसे CPL बनाने को नहीं बोला है, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस तक पूछा गया है। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में भी CD लिखकर छोड़ देंगे। ठीक बात है, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं तो अपन क्या करते हैं कि सारे लेजर ओपन कर लेते हैं। पहले आपको याद दिलाता हूँ अपन ने क्या सीखा था। सारे लेजर ओपन कर लो, फिर फर्स्ट काम जो है अपना वो क्या है, फर्स्ट काम है अपना सारे ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेना, सारे ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेना। दूसरा काम हर ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट देना, और तीसरा काम उन सारे लेजर्स की बैलेंसिंग करना। ठीक बात है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो सबसे पहले सारे अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया, बता देता हूँ कौन कौन से अकाउंट बनाए हैं ना। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, है ना। सिक्वेंस में ही चल रहा है भाई। स्टोर मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल WIP में जाता है तो WIP फिनिश होता है तो फिनिश गुड। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बेजिस कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। जितने अकाउंट उन्होंने पूछे थे हमने ओपन कर लिए। कौन से अकाउंट में कितना स्पेस लगेगा ये आपको समय के साथ आइडिया हो जाएगा। जैसे कि सबसे बड़ा अकाउंट बनता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना। उसके बाद स्टोर लेजर और WIP थोड़ा और बड़ा बनता है, मतलब बाकी सब अकाउंट तो छोटे ही छोटे दिखेंगे आपको, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस की। तो अपन बात करते हैं स्टोर लेजर से। देखो ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक बात है, 15 लाख का ओपनिंग बैलेंस। देखो यहाँ भी दिया होगा, आप चेक कर लो, ये दिया 15 लाख, है ना। तो ऐसे सारे बैलेंसेस हमें लिख लेने हैं। फिर WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया था कितना, 7,50,000।
बैलेंस लिखते समय ध्यान रखना कि बैलेंस कौन सा दिया है ना, डेबिट दिया है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट बैलेंस। फिर फिनिश गुड का बैलेंस दिया है 12,50,000, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्रेडिट बैलेंस दिया था 75,000, ठीक है। इसके अलावा एक और बैलेंस दिया था कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का, वो है कितना, 34,25,000। सहमत हैं आप? तो सबसे पहला काम हमारा खत्म हो गया है, हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए हैं। अब हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट हमें देने हैं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, क्या करने वाले हैं हम। जैसे हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि WIP को फिनिश गुड में ट्रांसफ़र किया गया। इसका मतलब होता है WIP को फिनिश गुड में ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसको लिखना कैसे चाहिए, WIP ट्रांसफर टू फिनिश गुड, पर वो ऐसा नहीं लिखते, वो डायरेक्ट लिख देते फिनिश गुड एट कॉस्ट। अब आपको समझना होगा कि फिनिश गुड आता कहाँ है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, है ना, थोड़ी समय में आप ये बात समझने लगेंगे, है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जब आपका WIP अकाउंट बनता है ना, तो इधर इधर चीज़ें बनती हैं, इधर खर्चा होता है भाई। फैक्ट्री में हम जो भी खर्चा करेंगे वो यहाँ डेबिट होता जाएगा। फिर क्या होगा, WIP फिनिश ओवर कहाँ चला जाएगा, फिनिश गुड में, और कुछ WIP का बैलेंस बच जाएगा। तो ये जो अमाउंट होता है इसको वो क्या करते हैं, डायरेक्टली दे देते हैं कई बार। जैसे कि यहाँ पर दिया है 11,25,000, तो एंट्री क्या होगी भाई, फिनिश गुड बढ़ गया और WIP कम हो गया, तो फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, ठीक है। चलो तो देखो इसके डबल इफेक्ट देते हैं अपन। आ जाओ, आपका WIP क्रेडिट साइड में देखो क्या लिखा है, फिनिश स्टॉक अकाउंट 11,25,000 लिखा है, ठीक है। और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट के डेबिट में चलते हैं। आप देखो ये दिया है WIP के नाम से 11,25,000, ठीक है। तो जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ समझ जाना कि 2 इफेक्ट देते जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अपनी कॉपी ओपन कर लें और ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट खुद से देकर देख लें, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, बताओ क्या एंट्री होगी भाई। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड क्या एंट्री होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, ये एंट्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट में चल के टू CLC हमें लिखना है, और फिर दूसरा इफेक्ट CLC अकाउंट में चला जाएगा 4,25,000 से, है ना। तो देखो कहाँ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये रहा टू CLC 4,25,000। तो CLC के क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे। CLC कहाँ गया भाई, CLC के क्रेडिट साइड जाकर हमने कितना लिख दिया, 4,25,000 ये लिख दिया, ठीक बात है, डन। और आगे चलते हैं भाई, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल परचेस्ड की। रॉ मटेरियल खरीदा तो स्टोर बढ़ गया, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर बढ़ गया, और टू CLC, कैश तो लिख नहीं सकते, तो टू CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। और कितने रुपए से, 6,25,000 से। तो चलो आ जाओ देखते हैं स्टोर लेजर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। स्टोर लेजर देखो टू CLC 6,25,000, और CLC के क्रेडिट में देखो आप, ये देखो स्टोर लेजर के नाम से 6,25,000, डबल इफेक्ट दे दिया, ठीक है। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है भाई, फैक्ट्री वेजेस 2 लाख, इनडायरेक्ट लेबर 1 लाख। तो मैंने आपको सिखाया था, मैंने कहा था कि पहले इसकी मिलाकर एक टोटल एंट्री पास की जाती है। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कैश की जाए लिखते हैं CLC, कितने से, 3 लाख से। तो टोटल जो वेजेस का पेमेंट हुआ है वो हो गया 3 लाख। तो खर्चे के इनकर होने की एंट्री कर दी पहले अपन ने, ठीक बात है। और फिर क्या करेंगे, इस वेजेस कंट्रोल अकाउंट से 2 लाख कहाँ चले जाएंगे, WIP में। ये जो है ये डायरेक्ट वेजेस कहलाया। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस अलग से दिया है, ठीक बात है। तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 2 लाख 2 लाख, ठीक है। और जो 1 लाख है ये इनडायरेक्ट लेबर, ये कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC 1 लाख और 1 लाख, समझे बात को। चलो तो अब इससे अपन वेजेस कंट्रोल अकाउंट को निपटाते हैं। सबसे पहले देखना आप वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू CLC दिख रहा है आपको 3 लाख, तो CLC के क्रेडिट में देख लो भाई, ये रहा 3 लाख, डन। अब डायरेक्ट वेजेस चली जाएगी WIP में, तो 2 लाख ये चले गए, और 1 लाख चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, तो ये चलेगा 1 लाख। अब इनके डबल इफेक्ट दे दो, WIP के डेबिट में जाकर चेक करते हैं। WIP का डेबिट देखो आप, वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से लिखा 2 लाख,
और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट में लिखा होगा 1 लाख। देखो ये रहा वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से 1 लाख। सहमत हैं आप? ओके। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल 8,75,000। अगेन अगेन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको भाई। हकीकत में क्या होता है, जब आप फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फिनिश गुड आना होता है वो आ जाता है, जैसे कि ओपनिंग कुछ रखा होता है, कुछ WIP से आ जाता है, वो सब आ जाता है डेबिट साइड में। और फिर ये कहाँ जाता है, जो बिक जाता है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से लिखते हैं, और जो बच जाता है उसे हम CD लिखते हैं, बैलेंस करके लिख देते हैं। तो समझना, ये कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे बोलना चाहिए कि फिनिश गुड ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक बात है, पर वो ऐसा नहीं बोलते, वो डायरेक्टली बोल देते कॉस्ट ऑफ सेल। तो वो कितना है, 8,75,000। तो हमें एंट्री क्या पास करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, आप तो हर ट्रांजेक्शन की एंट्री भी पास कर लेना तो और इजी हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग में सही रहेगा, है ना। ओके, तो चलो चलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में और फिनिश गुड अकाउंट में, है ना। फिनिश गुड के क्रेडिट साइड में हमें कॉस्ट ऑफ सेल दिखेगा 8,75,000 से, है ना। फिनिश गुड अकाउंट कहाँ गया भाई हमारा, फिनिश गुड अकाउंट ये रहा, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से देखो ये आ गया 8,75,000। और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट कहाँ है, तो देखो ये फिनिश गुड के नाम से दिख रहा है 8,75,000 डेबिट साइड में। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ है, फिर आपका एक सेकेंड रुकना, इसको हटा दो, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, इसका क्या करें भाई, इसका मतलब स्टोर से माल निकल कर कहाँ चला गया है, फैक्ट्री में, मतलब WIP में। तो WIP बढ़ गया है और टू स्टोर कम हो गया है ना। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। स्टोर लेजर कम होना चाहिए, तो स्टोर के क्रेडिट साइड में दिखेगा आपको, स्टोर लेजर में देखो ये लिखा है WIP के नाम से 6,75,000। तो 6,75,000 रुपये का स्टॉक कहाँ चला गया है, WIP में, इसलिए स्टोर कम हो गया है ना 6,75,000 रुपये से। अब WIP के डेबिट में देखो स्टोर लेजर के नाम से लिखा है 6,75,000। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। ठीक है, 45,000, इसका क्या एंट्री होना चाहिए बताइए। फिनिश गुड बढ़ गया है भाई, अब सिंपल सी बात है यार, अगर माल वापस आएगा तो फिनिश गुड बढ़ जाएगा, तो फिनिश गुड बढ़ गया है। और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा भाई, जैसे मान लो मैं कहूँ कि पहले मैंने 20,000 रुपये की लागत का माल बेचा था, 2,000 रुपये की लागत का माल वापस आ गया, तो अब बताओ टोटल लागत कितनी बची, 18,000 बची ना। 20,000 की कॉस्ट का बेचा था, 2,000 की कॉस्ट का तो वापस आ गया, तो 18,000 की कॉस्ट का ही बेचा कहलाया ना नेट। तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रहा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो चलो आओ फिनिश गुड के डेबिट साइड में देखते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है। फिनिश्ड गुड के डेबिट साइड में देखो ये लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल 45,000, बढ़ गया फिनिश गुड, डेबिट साइड में लिखा मतलब फिनिश गुड बढ़ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल के क्रेडिट साइड में देखो आप, देखो ये देखो 45,000, तो ये कम हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 65,000, मटेरियल वापस किया है, बताओ वापस किया है तो स्टोर तो कम हुआ होगा, स्टोर तो कम हुआ है तो स्टोर तो क्रेडिट होनी ही। एंट्री क्या होगी, कैश, कैश की जगह लिखेंगे CLC, तो CLC टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई कैश हमें हमारा वापस मिल गया होगा और स्टोर कम हो गया, तो कैश डेबिट टू स्टोर लेजर, और कैश की जगह CLC, तो CLC डेबिट टू SLC। CLC मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, SLC मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना। कितने अमाउंट से, 65,000 से। ठीक है, तो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, देखो आप मटेरियल स्टोर लेजर कम हो गया, देखो 65,000 से ये कम हो गया CLC के नाम से। CLC के डेबिट में देख लो आप, ये दिख रहा है स्टोर लेजर के नाम से 65,000। सहमत हैं आप? ओके। एक और मज़ेदार ट्रांजेक्शन, ये क्या लिखा है, देखो देखो देखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ट्रांसफर टू प्रोडक्शन, मतलब WIP, प्रोडक्शन लिखो, फैक्ट्री लिखो, WIP लिखो, सब एक ही बात है। सो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को WIP में ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, और फिर WIP आगे फिनिश गुड में, फिनिश गुड आगे चल के कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल CPL के डेबिट में, है ना, ऐसा चलता है। तो WIP बढ़ रहा है एक तरीके से, तो WIP डेबिट कर दे रहा हूँ टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, लो ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई। तो देखते हैं, WIP बढ़ना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कम होना चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के। ये देखो कहाँ चला गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये चला गया WIP में 4,25,000। तो आप WIP के डेबिट में देखो ये आ गया, देखो ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से 4,25,000। ठीक है,
और आगे चलते हैं। बस अब सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, अब केवल बैलेंसिंग करना है, तो 2 मिनट का काम बचा है। चलो आ जाते हैं। जो हाईलाइट कर दिया इसका मतलब उसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चेक करते हैं अभी, है ना। और अपन इसके लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अपन ले लेते हैं कौन सा, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखना, सबसे पहले स्टोर लेजर, केवल यही बचा है बैलेंस सीडी, तो ये हो गया बैलेंस सीडी हमारा, मतलब स्टोर का इतना बैलेंस बच गया है। तो देखना, अगर इसको समझने की दृष्टि से देखें तो इतना टोटल आया स्टोर में, इतना इतना चला गया, जो बच गया वो कितना हो गया, 13,85,000, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं WIP की, तो WIP का बैलेंस कितना बच रहा है, 9,25,000। इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे अपन, ऐसे समझ लो कि ये जो है इतना माल फैक्ट्री में आया है, ये इतना फैक्ट्री में आया है, इतना पहले से ओपनिंग बैलेंस रखा था, इतना इतना और फैक्ट्री में खर्चा हुआ है, तो टोटल खर्चा हुआ 20,50,000 का। उसमें से 11,25,000 का बनकर फिनिश गुड में चला गया, तो अभी भी अधूरा कितना रह गया, 9,25,000 का, है ना। तो अपन इंटरप्रिटेशन भी समझते जा रहे हैं ना। फिर फिनिश गुड में आ जाते हैं, तो फिनिश गुड में बैलेंस कितना बच रहा है भाई, ये बच रहा है आपका 15,45,000, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये इतना ओपनिंग पहले से रखा था, ओपनिंग मतलब पहले से रखा था, इतना फिनिश गुड, इतना फैक्ट्री से आया, इतना वापस आ गया था जो बेचा था, तो कुल मिलाकर 24,20,000 का माल कहीं ना कहीं वेयर हाउस में आया है, और इतना बिक गया है 8,75,000 का, तो कितना बैलेंस बच गया, 15,45,000 का बैलेंस बच गया है। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मायने रखती है ना। तो भाई ये खर्चा हुआ है डेबिट साइड में, इतना खर्चा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, 5,25,000, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड लिखा होता है उसका मतलब अपन मानते हैं कि इतना खर्चा जो है वो ट्रांसफर हो गया एक तरीके से, ओपनिंग में ला लो 75,000 और 4,25,000, ये ट्रांसफर जैसे ट्रीट करा करो। अब क्रेडिट साइड मतलब ट्रांसफर हो गया, कितना रह गया, कितना बच गया, 25,000, ये हम चार्ज ही नहीं कर पाए, ये हम कस्टमर से मांग ही नहीं पाए, रिकवर ही नहीं कर पाए, तो इसको हम कहेंगे अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। तो इसको हम CPL में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और आगे देखना हम आगे आने वाले क्वेश्चन में हम CPL में ही ट्रांसफर करेंगे। अभी क्यों नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बैलेंस दिया था, तो इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस निकालने वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो हमने भी बैलेंस निकाल कर इसे छोड़ दिया और CPL में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो ऑटोमेटिकली टैली ही रहता है ना। कॉस्ट ऑफ सेल देखो आप, इतने का माल बेचा है, इतने का वापस आ गया था 45,000 का, तो नेट कितने का बिका कहलाया, 8,30,000 की कॉस्ट का माल बिका कहलाया, तो इसे भेजना चाहिए कायदे से CPL में, पर इसे हमने बैलेंस CD लिखकर छोड़ा है क्योंकि हमने CPL बनाया ही नहीं, तो CPL में ट्रांसफर मत करो, इससे अच्छा CD लिखकर छोड़ दो, है ना। ओके, फिर क्या है भाई, ट्रायल बैलेंस बना दो, तो जिनके बैलेंस डेबिट हैं वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगे, और जिनके बैलेंस क्रेडिट है, जो केवल कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मली दिखाई देगा, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, है ना। अब एक अंतिम बात वो ये है कि अगर आप जानना चाहते कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं, तो सारे लेजर के बैलेंसेस को ऐड कर लो, और फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस निकालो, उतना ही आ रहा होगा आपके सारे बैलेंसेस का टोटल। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस मैच हो जाता है बाकी सारे लेजर्स के टोटल बैलेंस से। मैच क्यों हो जाता है, सिंपल सी बात है, सबका बैलेंस अगर मान लो डेबिट बचा है और डेबिट बैलेंस आया 10 लाख, तो उस 10 लाख का कहीं तो क्रेडिट होगा, समझ रहे हैं, तो इसलिए वो मैच हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि आप सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। आपके लिए होमवर्क में 3 और 5 करके देखना है, ठीक बात है, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपको देखना चाहिए। ओके, चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ नई बातें सीखने मिलेगी, है ना, कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। चलो तो सुनो, देखते हैं क्या है। अ कंपनी ऑपरेट्स सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेज एज ऑन 1/4/2013। आपको ओपनिंग बैलेंसेज दिए हुए हैं। अच्छा, एक और बात है, 99% आपको नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन ही नजर आएंगे एग्जाम में। कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ तक मैं जानता हूँ एक भी बार नहीं पूछा गया है, मतलब जो इंटीग्रेटेड वाला सिस्टम है वो नहीं पूछा जाता है नॉर्मली कभी भी, है ना। तो जब तक वो स्पष्ट रूप से ना कह दे कि इंटीग्रेटेड सिस्टम को फॉलो करना है, तब तक हम नॉन इंटीग्रेटेड को ही फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो क्या बताया गया है, कौन कौन से बैलेंस दिए हैं, स्टोर लेजर का बैलेंस दिया है, WIP का बैलेंस दिया है, फिनिश गुड का, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है सर, इसको शॉर्ट में कहेंगे अपन GLA अकाउंट, ये CLC का ही दूसरा नाम है,
कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब अपन जहाँ CLC बोलते थे वहाँ GLA बोलेंगे, है ना? ओके। और ये सारे आपको दिए हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, यहाँ सेल्स भी दिया है, ठीक है। फिर द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट इज, ओके, द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर WIP स्टॉक इंक्रीज बाय ₹7500। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो WIP का जो है मान लो वो है 10,000 रुपये, ठीक है, तो क्लोजिंग कितना होगा? उसमें 750 जोड़ दो, 750 नहीं 7,500, तो ये हो जाएगा 17,500। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? जो भी ओपनिंग स्टॉक हुआ WIP का बोले वो 7,500 से बढ़ गया है, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? उस ओपनिंग स्टॉक में आपको 7,500 ऐड कर देना, ठीक बात है। ओके, तो ये कैसे आया? प्लस हमने कर दिया 7,500, डन। इसके अलावा ये जो लिखा है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा लिखकर इनने इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल हमें बता दी है। कैसे? आपको सेल दी है 2,56,000, ये आपकी सेल है। अब देखो इसमें 25% का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 125% के बराबर है, तो 2,56,000 डिवाइड बाय आप कर दो 125% या डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दो, एक ही बात है, तो आएगा ये 2,04,800। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल इस बार इनडायरेक्ट तरीके से गिवन है और वो कितनी आ रही है? 2,04,800। या आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल है, तो 2,56,000 माइनस 20% करो तो भी 2,04,800 की कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ जाएगी, है ना? तो देखा जाए तो क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है और कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? एक तो हम इसको हटा दें सबसे पहले काम में, है ना, क्लियर नोट्स पेज, ठीक है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको अपन क्या करते हैं, ऐसा करके हटा देते हैं ना, ताकि आपको समझाना आसान हो जाएगा। अच्छा हाँ, अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपन सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं? हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट देते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं? बैलेंसिंग कर देते हैं हर एक लेजर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। नहीं, उससे भी पहले एक काम करना है, पहले तो सारे लेजर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया GLA अकाउंट, फिर GLA अकाउंट के बाद स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, है ना। अब नाम में कन्फ्यूज मत होना, देखो इस बार उन्होंने क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इसी के और नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, है ना। तो आप चाहो तो ये नाम अलग से लिख कर भी रख सकते हो। फिर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, ओहो सेल्स अकाउंट भी बना दिया है ना। फिर बेजिस कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और फाइनली ट्रायल बैलेंस उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इतने अकाउंट अपन ने बनाए हैं, आराम से एक एक अकाउंट समझते हैं। वैसे इसमें नया लेजर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको जो अपन ने अभी तक नहीं बनाया? एक तो अपन ने सेल्स अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, दूसरा कॉस्टिंग P&L अकाउंट अभी तक नहीं बनाया। इसके अलावा बाकी लेजर तो हम पुराने क्वेश्चन में भी बना ही रहे थे, तो कोई बात नहीं। इस बार अपन कॉस्टिंग P&L सीख जाएंगे और सेल्स अकाउंट कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा, और बनाया क्यों है, क्या इसको ना बनाती तो भी काम चल जाता, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं अपन कहाँ पर? अपने क्वेश्चन पर। ये दिए हैं ओपनिंग बैलेंसेस, स्टोर का, WIP का, फिनिश गुड का और GLA का। चलो तो ये लिख देते हैं सबसे पहले, आ जाइए आप यहाँ पर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं GLA का। देखो क्रेडिट बैलेंस दिया था तो ये लिख दिया 1,88,750। स्टोर का डेबिट बैलेंस दिया था 53,375, ये भी लिख दिया 53,375, है ना। WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,04,595। फिनिश गुड का ओपनिंग बैलेंस दिया है 30,780। इतना काम हमने कर दिया। अब ओपनिंग बैलेंस हो गया, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देने हैं। चलो तो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? मटेरियल परचेस्ड। जल्दी से बताओ मुझे एंट्री क्या होगी, जल्दी से बोल कर बताओ क्या होगी। स्टोर बढ़ जाएगा तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2। कैश नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? CLC। डन। तो चलो आओ स्टोर को बढ़ा देते हैं। कहाँ है स्टोर? आ जाओ। स्टोर ये रहा, देखो GLA के नाम से 26,700 का बढ़ गया स्टोर, ठीक है। तो GLA के क्रेडिट में दिखेगा ये, देखो ये दिख रहा है स्टोर के नाम से 26,700, ठीक है। फिर अगला मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन मतलब माल कहाँ से कहाँ गया है, कोई बताएगा?
बताइए, स्टोर से माल निकल कर कहाँ चला गया है, फैक्ट्री में, मतलब WIP में। फैक्ट्री में काम चल रहा है मतलब वो अधूरा है, अभी WIP में है ना, तो फैक्ट्री का ही दूसरा नाम क्या है, WIP। तो कौन बढ़ गया, WIP बढ़ गया। कौन कम हो गया, स्टोर कम हो गया। तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो आओ स्टोर को कम करते हैं, WIP को बढ़ाते हैं। स्टोर देखो ये कम हो गया, WIP में चला गया, भाई 40,000 का माल फैक्ट्री में चला गया, इसलिए स्टोर कम हो गया। और WIP बढ़ जाएगा, देखो ये स्टोर लेजर के नाम से 40,000 का बढ़ गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर क्या है भाई, मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर्स, फॉर रिपेयर्स मतलब मटेरियल इशू किया गया है फॉर इनडायरेक्ट पर्पस, फॉर इनडायरेक्ट पर्पस मतलब ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया एक तरीके से। तो इनडायरेक्ट मटेरियल की हम एंट्री क्या करते थे, स्टोर तो कम हुआ ही है, तो क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर तो कम हुआ ही है भाई, माल कहीं भी जाए, चाहे डायरेक्ट पर्पस के लिए जाए चाहे इनडायरेक्ट पर्पस के लिए जाए, है ना। तो स्टोर को हमने क्रेडिट कर दिया और फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो चलो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाना चाहिए, स्टोर कम हो जाना चाहिए। स्टोर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो ये लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया भैया 900 रुपये, इनडायरेक्ट पर्पस के लिए चला गया 900 रुपये का माल। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बढ़ जाना चाहिए यार, देखो 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 ये रहा 900 रुपये से बढ़ गया, डन। ठीक है, फिर क्या है भाई, फैक्ट्री वेजेस पेड इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट वेजेस 23,000। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 77,500 है, इसमें जो 23,000 है वो इनडायरेक्ट वेजेस है, इसका मतलब बचा हुआ जो है वो क्या है, डायरेक्ट वेजेस है। तो एक काम करते, 77,500 में से अपन 77,500 में से अपन 23,000 घटाकर देख लेते हैं। तो आ रहा है 54,500, कितना आ रहा है, 54,500 ये आ रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 54,500 जो है वो कितना है, वो है आपका डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो वेजेस की आपको मैंने क्या एंट्री सिखाई थी, पहले एक मेन एंट्री पास होगी, मेन एंट्री मतलब इनकर होने की एंट्री पास होगी। ठीक है, इनकर खर्चा इनकर होने की एंट्री क्या होगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। कितने से हो जाएगी ये हो जाएगी पूरे 77,500 से। ठीक बात है। फिर दूसरी एंट्री पास क्या होगी, डायरेक्ट वेजेस कहाँ चली जाएगी, WIP में, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट कम हो गया, WIP बढ़ गया, कितना जाएगा 54,500 और यहाँ आ जाएगा 54,500। ऐसी अंतिम एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितने से हो जाएगी 23,000 से। ठीक है, तो आपने देखा कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ था 77,500 से, और एक बार क्रेडिट हुआ कितने से, एक बार क्रेडिट हुआ 54,500 से, एक बार हुआ 23,000 से क्रेडिट, अल्टीमेटली नील हो जाता है ना। तो ये तो सबसे आसान है। चलो देखते थे वेजेस कंट्रोल अकाउंट कहाँ गया। ये देखो, सबसे पहले तो GLA 77,500 का पेमेंट हो गया, तो इसका इफेक्ट देखिएगा आपको GLA के क्रेडिट में। देखो ये लिखा वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से 77,500। अब डायरेक्ट वेजेस कहाँ चली जाएगी, WIP में, इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ चली जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, इन दोनों के डबल इफेक्ट दे दो। WIP अकाउंट में चेक करो, WIP के डेबिट में देखो वेजेस के नाम से आ गए 54,500। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में भी आ जाएंगे वेजेस के नाम से 23,000। ठीक है, ओके। अब प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, बताइए क्या एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर होने की। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। भाई खर्चा होता तो एंट्री क्या होती, खर्चा डेबिट टू कैश, नॉर्मली अगर कैश में हुआ है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू CLC। देखो आ जाओ, कहाँ गया प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये रहा, टू GLA 95,200। ध्यान से आप कन्फ्यूज मत होना है ना, CLC और GLA एक ही नाम है ना, इन्होंने GLA बोला है, अपन CLC बोलते, दोनों बातें एक ही हैं। तो GLA में आ गया 95,200। अब GLA के क्रेडिट में देखो आप लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से 95,200। ठीक है, ओके। और आगे चलते हैं। अब जो ट्रांजेक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत केयरफुल तरीके से आपको डील करना पड़ेगा इसे। जैसे मैं स्टार बना रहा हूँ, है ना, ये स्पेशल थिंग है इस क्वेश्चन की। प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब एंड रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कहाँ से करते हैं, CPL से। ठीक है, तो इसका मतलब 3200 जो है ये अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है, पहली बात। दूसरी बात, इसे CPL में ट्रांसफ़र किया गया, इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ।
क्या मतलब हुआ कि 3200 की आपकी अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है और इसे हमने सीपीएल में ट्रांसफ़र किया है। तो इसको समझने के लिए आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको मैं एक फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट है आपका, सपोज, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, यहाँ गलती हो सकती है ना। तो मान लो आप डेबिट में क्या लिखते हो, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड का नाम का खर्चा होता है वो अपन डेबिट में लिखते हैं। सपोज 2000, 3000 और 4000, ऐसे इतने सारे खर्चे हुए, कितने हो गए, 4 3 7 तो 9000, 9000 के खर्चे आपने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के किए। आपने आगे डब्ल्यूआईपी में कितने भेज दिए, सपोज आपने भेज दिए 8000, समझ रहे हैं। तो भाई डब्ल्यूआईपी में 8000 गए, तो यही 8000 कल के दिन फिनिश गुड में जाएंगे, फिर फिनिश गुड से सीयूएस में जाएंगे, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करके हम कस्टमर से वसूल लेंगे। तो कुल मिलाकर कितने वसूलेंगे, 8000 ही वसूल पाएंगे ना, क्योंकि 8000 ही तो आगे ट्रांसफर हुए। कितने ट्रांसफर नहीं हुए भाई, खर्चा तो हुआ था 9000 का, एक सेकंड, खर्चा हुआ था 9000 का, 2 और 3 और 4, 2000 3000 4000 9000, और ट्रांसफर हुआ केवल 8000, तो 1000 ट्रांसफर नहीं हो पाया। 1000 हम कस्टमर पे चार्ज नहीं कर पाए, 1000 हम कस्टमर को ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो 1000 की हो जाएगी अंडर रिकवरी, ठीक है। इस अंडर रिकवरी को हम सीपीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक बात है, कि यार इतना हमारा नुकसान हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये डेबिट साइड पूरा मिल जाएगा और वो ये भी बता देंगे डब्ल्यूआईपी में कितना ट्रांसफर करा, जो बचा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अंडर रिकवरी हो जाएगा, या अगर बैलेंस उल्टा आया तो ओवर रिकवरी हो जाएगा, वो तो एज द केस में भी वाली बात है ना। तो जो बैलेंस बचेगा वो सीपीएल में चला जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब कैसे सर, उल्टा मतलब ऐसे हो गया कि हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि वो आपसे कहें कि देखो 1500 रुपये की या 1000 रुपये की अंडर रिकवरी रह गई, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि डब्ल्यूआईपी में कितना ट्रांसफर हुआ, उन्होंने क्या बोला, 1000 रुपये रिकवर नहीं हो पाए। तो देखना यार, 2 और 3 5 और 4 9, 9000 का खर्चा हुआ और 1000 का रिकवर नहीं कर पाए, इसका मतलब कितना रिकवर कर पाए, कितना ट्रांसफर कर दिया, 8000। तो ये आ जाएगा डब्ल्यूआईपी के नाम से 8000, समझे आप बात को। तो कभी तो वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आपको ये निकालना पड़ेगा, और कभी उल्टा हो जाएगा, हो सकता है वो आपको ये बता दें कि अंडर रिकवरी कितनी है, सीपीएल में कितना भेज दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या निकाल दोगे बैलेंस फिगर में कि कितना डब्ल्यूआईपी में चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 3200 का उन्होंने बोला कि अंडर रिकवरी रह गई, मतलब अब देखना आप, जो फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना वो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, है ना। सो चेक, आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, देखो आप 3200 चला गया सीपीएल में, ये अंडर रिकवरी है। तो बाकी कहाँ गया, बाकी पक्का डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हुआ, वो तो देखो 1,15,900 डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हो गया। भाई 3200 हम ट्रांसफर नहीं कर पाए, अंडर रिकवरी रह गई, तो बाकी का मतलब कर दिया है, तो कितना कर दिया, 1,15,900, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट था, समझ में ना आए तो आप मुझे तुरंत पूछ लेना, ताकि हमें आगे क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो, जहाँ डाउट हो आप पूछते चलना है ना। ओके, तो 3200 हो गया और 1,15,900 हो गया, इनकी डबल इफेक्ट हमें देनी है। तो एक तो कॉस्टिंग पेंडल के डेबिट में 3200 आएगा, तो देखो ये आ रहा है भाई, आ रहा है। इसके अलावा डब्ल्यूआईपी का 1,15,900, तो ये डब्ल्यूआईपी अकाउंट में दिखेगा, डब्ल्यूआईपी अकाउंट ये रहा आपका 1,15,900, ये भी आ गया, सहमत हैं आप, ओके। अब चलते हैं आगे, अब कुछ नहीं बचा, सेल्स बचा है भाई। सेल्स का क्या करेंगे हम, चलो सेल समझाता हूँ आपको, सेल को कैसे डील करना है। सेल की एंट्री क्या होती है, सुनना, सेल की एंट्री होती है कैश टू सेल्स, तो कैश की जगह सीएलसी या जीएलए लिखा है तो इसमें जीएलए ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू सेल्स, एक तो ये एंट्री होगी, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी सेल्स को सीपीएल में ट्रांसफर करने की, तो सेल्स टू सीपीएल, ठीक बात है। तो अगर देखा जाए तो ये सेल्स और ये सेल्स कट जाएगा, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, जीएलए टू सीपीएल, ये एंट्री पास होनी चाहिए। तो नॉर्मली तो वो यही एंट्री पास करें, कौन सी वाली, जीएलए टू सीपीएल। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ये भी पास करें और ये भी पास करें, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों एंट्री के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग दिया है। आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अपन देखना कि जीएलए टू सीपीएल ही एंट्री दिखाई देगी, ठीक है। और अगर जीएलए टू सीपीएल एंट्री की जाएगी, तो इसका मतलब जब आप सीपीएल देखेंगे ना, तो उसमें सेल्स जीएलए के नाम से दिखेगी आपको, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। पर अगर दोनों अकाउंट आप दोनों अगर आप एंट्री पास करेंगे और उनका दोनों लेजर बनाएंगे, तो फिर आपको सेल्स के नाम से दिखेगा, है ना, ऐसा। तो दोनों ही सही है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं कहाँ पर, अपने पहली एंट्री क्या होगी, जीएलए टू सेल्स अकाउंट, तो पहले यही एंट्री पास कर देते हैं। जीएलए में डेबिट में मिलना चाहिए टू सेल्स, ठीक है। चेक करो, चेक करो, जीएलए के डेबिट में देखो ये दिख रहा है आपको 2,56,000,
और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में दिखना चाहिए। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में देखो ये बाय GLA दिख रहा है 2,56,000 हो गया। अब दूसरी एंट्री सेल्स टू CPL, ठीक है, तो सेल्स के डेबिट में दिखना चाहिए CPL। सेल्स अकाउंट के डेबिट में देखो ये लिखा है CPL 2,56,000 और CPL के क्रेडिट में दिखना चाहिए, तो CPL के क्रेडिट में बाय सेल्स 2,56,000। सहमत हो? ओके। अब क्या करना है भाई, अब केवल क्या बचा है, अब सारी चीज़ें खत्म हो गई। दो चीज़ें जो बची हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल जो अपन ने निकाली थी, कितनी निकाली थी अपन ने कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल अपन ने कितनी निकाली थी भाई? 2,04,800 ये अपन ने निकाली थी स्टार्टिंग में, है ना। तो इसका इफेक्ट देना है। दूसरा WIP का स्टॉक उन्होंने बोला था कि 7,500 से बढ़ा देना है, तो ये दो काम और कर देते हैं। तो चलो पहले WIP का स्टॉक लिख देते हैं। WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1,04,595। इसमें 7,500 आप कैलकुलेटर पर जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 1,12,095। तो ये तो हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा ये काम भी खत्म हो गया, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से दे दिया था। और कॉस्ट ऑफ सेल का क्या करेंगे सर? अपन ने जो निकाली है ये 2,04,800, इसका क्या करें? कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ लिखते हैं आप ही बता दो भाई, सोचो जल्दी से भाई। फिनिश गुड अकाउंट में इधर जाता है ना कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसका मतलब फिनिश गुड के क्रेडिट साइड में लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल 2,04,800 का। चलो देखो फिनिश गुड अकाउंट में देखो 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 आपको दिखेगा ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल 2,04,800 और ये नीचे रही उसकी वर्किंग, ठीक है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट के डेबिट में। ये देखो टू फिनिश गुड 2,04,800। सहमत हो आप? अब कुछ नहीं करना, अब तो सर हमें केवल बैलेंसिंग करना है। क्वेश्चन अब आप छोड़ दो, भूल जाओ उसे। अब आ जाओ सीधे बैलेंसिंग करने पर। जो चीज़ हाईलाइट नहीं होगी उसको हमें पकड़ना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टोर लेजर से हमेशा की तरह। देखो भाई स्टोर लेजर सबसे पहले बैलेंस CD, स्टोर का बैलेंस आ रहा है 39,175, ठीक है। WIP का बैलेंस, अच्छा WIP पर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ आपको थोड़ी सी, है ना। WIP में क्या होता है, ये इनफ्लो साइड है WIP का, है ना। जो WIP मतलब एक तरीके से आप समझ लो फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा वो यहाँ डेबिट में आता जाएगा। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 1,04,595, फिर ये और दुनिया भर के अमाउंट आ गए फैक्ट्री के, है ना। तो ये फैक्ट्री में 3,14,995 का खर्चा हुआ है टोटल, ठीक है। उसमें से 1,12,095 का बच गया है क्लोजिंग WIP। तो बताओ बाकी कहाँ गया? समझ रहे हो आप बात को? अरे भाई बाकी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बनकर आगे चला जाएगा फिनिश गुड अकाउंट में। समझे बात को? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहली बात क्या है, एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बता दें कि 1,12,095 का बैलेंस बचा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक मीनिंग क्या हो गया, इंप्लाइड मीनिंग क्या हो गया कि 2,02,900 का बनकर फिनिश गुड में चला गया है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वो आपको बता देते कि 2,02,900 का माल फिनिश गुड में ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब बाकी का कहाँ है? बाकी का बचा होगा बैलेंस CD में, तो ये आ जाता बैलेंस CD। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑल्टरनेट है। भाई दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आगे ट्रांसफर हो गया या बच जाएगा, इसके अलावा और क्या होगा। तो अगर आपने बता दिया कि इतना बच गया मतलब बाकी का ट्रांसफर हो गया फिनिश गुड में, और यदि आपने बता दिया कि इतना ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब बाकी का बच गया, है ना। तो ऐसे हो जाएगा आपका WIP अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है ना। फिनिश गुड अकाउंट देखो आप, फिनिश गुड में क्या हुआ है भाई? अच्छा हाँ, अपन ने इसका डबल इफेक्ट नहीं दिया है। ये जो अपन ने लिखा ना बाय फिनिश गुड 2,02,900, इसका डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा? फिनिश गुड अकाउंट में देखो टू WIP 2,02,900। गलती से भी अगर आप डबल इफेक्ट देना भूलें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी ये ढूंढने में कि कहाँ मिस्टेक हुई है ना। तो बिल्कुल ध्यान से। तो 2,02,900 यहाँ लिखा तो उसका डबल इफेक्ट यहाँ आ गया, दूसरा इफेक्ट मतलब सेकंड इफेक्ट यहाँ आ गया 2,02,900। अब चेक करो आप, फिनिश गुड में इतना ओपनिंग रखा था, इतना फैक्ट्री से बनकर आ गया, तो टोटल हो गया 2,33,680 का, ठीक है। 2,04,800 का बिक गया, इसका मतलब बैलेंस CD कितना बच गया? 28,880। क्लियर है ये बात? ओके। फिर आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट पर, ठीक है। तो ये तो पूरा हो ही गया था अपना, देखो इसमें कहीं पर भी ऐसा एरिया नहीं है जो हाईलाइट ना हो, ये पूरा हो गया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल में देखो 2,04,800 कहाँ से आए? फिनिश गुड से आए। अब कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ ट्रांसफर होती है? CPL में, CPL के डेबिट में, तो 2,04,800 ही चलेगा। तुरंत इसका दूसरा इफेक्ट दे दो। CPL में देखो आप कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से 2,04,800 आ चुके हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट हमेशा मिला हुआ ही होगा, है ना, ठीक है। BGS अकाउंट हमेशा मिला हुआ होता है। अब आ जाओ कॉस्टिंग P&L में, तो भाई ये इतने का माल बिका है, ये हमारा खर्चा हुआ, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसको भी हम GLA अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो तुरंत इसका दूसरा इफेक्ट दे दो। GLA के क्रेडिट साइड में देखना आप, ये देखो 48,000 का ये दिख रहा है आपको, ठीक है।
तो यहाँ CPL भी खत्म हो गया। तो ऐसे देखना आप यहाँ से फिर आपका GLE का भी बैलेंस निकल जाएगा। इधर का सारा हाईलाइट हो चुका है, ये भी आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस निकल जाएगा। बस आपको ये चेक करना है कि क्या सारे अकाउंट्स का, सारे लीडर का बैलेंस का जो टोटल आ रहा है, क्या वो इसी के बराबर आ रहा है 1,80,150 के। ठीक है, CLC के बैलेंस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, CLC का हो या GLA का हो, उसके बैलेंस से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, और फाइनली ट्रायल बैलेंस में क्या करना है भाई, जिसका बैलेंस डेबिट आया वो डेबिट साइड में लिख दो, जिसका बैलेंस क्रेडिट आया वो क्रेडिट साइड में लिख दो, है ना। गलती से भी ये बनाना भूल मत जाना, एग्जाम में 1-2 नंबर फ्री के चले जाएंगे, जबकि कुछ करना ही नहीं था। इतनी मेहनत करी तो इतना और कर देना, है ना। तो अब बस इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश यहाँ पर। ठीक है, ओके।